जय सियाराम प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी फैमिली सियाराम ई लर्निंग्स में। तो जैसा कि हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम लोग तीसरी जनजाति, दो जनजातियों के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पिग्मी और किर्गिज के बारे में। तो आज हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं एस्किमो के बारे में। एस्किमो भी विश्व की एक महत्वपूर्ण जनजातियों में आती है और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, उन्हीं के बारे में हमको अध्ययन करना है। किन तरह ये लोग कैसे अपना जीवन यापन आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एस्किमो का निवास क्षेत्र कहाँ है, अर्थात एस्किमो किस स्थान पर पाए जाते हैं या विश्व के किस महाद्वीप में या किस क्षेत्र में एस्किमो का कह सकते हैं कि वितरण अधिक है या फिर एस्किमो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो अगर हम एस्किमो की बात करते हैं तो एस्किमो सबसे पहली बात है कि भाई ऐसा माना जाता है कि ये लोग जिस वातावरण में रहते हैं वह वातावरण काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि एस्किमो ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। एस्किमो विषम वातावरण में आखेटक जनजाति होते हैं या फिर विषम वातावरण में आखेट करते हैं। आखेट का मतलब आप लोग पहले से जानते हैं, शिकार करना या फिर हंटिंग करना। यहाँ टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। टुंड्रा जलवायु मतलब अत्यधिक ठंडा स्थान, जहाँ पर कह सकते हैं कि अर्थ सरफेस पर या पृथ्वी के सतह पर पूर्ण रूप से बर्फ जमा रहता है, उसी को हम लोग टुंड्रा जलवायु या टुंड्रा क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। शीत ऋतु द्वारा जीवन यापन करने वाली जाति है, अर्थात शीत ऋतु में ये लोग रहते हैं। इनका वातावरण लंबी अत्यंत कठोर होता है। 9 माह तक तापमान अति शीत वायु से प्रभावित होता है, अर्थात वर्ष के 9 महीने यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि माइनस में टेम्परेचर रहता है। 1-2 डिग्री से लेकर माइनस में तक का टेम्परेचर होता है, अर्थात ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर लगातार चलती रहती है। इस जाति का सारा हिमांक बिंदु से नीचे रहता है, अर्थात हिमांक बिंदु से नीचे रहने का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तापमान जो होगा यहाँ का वो हिमांक बिंदु से हमेशा नीचे होता है, अर्थात माइनस में होता है। माइनस में होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको हमेशा बर्फ देखने को मिलती है और पूरे क्षेत्र पर बर्फ ही बर्फ फैला रहता है, जैसा कि कह सकते हैं कि ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाता है, जैसे कनाडा का ऊपरी क्षेत्र हो गया या फिर अंटार्कटिका हो गया। तो ऐसे क्षेत्र जो होते हैं जो ध्रुवों के आसपास पाए जाते हैं, वहाँ पर लगभग तापमान कह सकते हैं कि हमेशा हिमांक के नीचे रहता है, जिसके कारण से वहाँ का जो स्थल होता है वो हमेशा हिमाच्छादित बना रहता है और कह सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं लगातार चलती रहती है। वर्षा तुषार के रूप में होती है। जीवन कृत्रिम वातावरण द्वारा संचालित है, अर्थात कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, अब किस तरीके से आप अत्यधिक ठंडी जलवायु का कैसे सामना करते हैं वो लोग, इसके लिए वो लोग अपने हिसाब से अपना घर तैयार करते हैं, कृत्रिम तरीके से अपना घर तैयार करते हैं ताकि उनको रोशनी की और गर्मी की थोड़ी बहुत प्राप्ति होती रहे। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यह लोग बर्फीली आंधियों, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर गलत लिखा गया शायद, मतलब यहाँ पर बर्फीली आंधियाँ चलती रहती हैं। एस्किमो लोग विशाल हिमयुक्त आंतरिक प्रदेश में नहीं रहते, बल्कि तटों के समीप हिमयुक्त पट्टियों व ढालू तटों पर रहना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, तो सब मिला जुला के आपको इतना याद रखना है कि एस्किमो जो जनजाति है यह टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है, ध्रुवीय प्रदेश में निवास करती है, जहाँ पर तापमान हिमांक से नीचे होता है और यहाँ पर लगभग वर्ष भर स्थलखंड हिमों से आच्छादित रहता है या हिम से या बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पर लगातार बर्फीली आंधियाँ या ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। तो ये एस्किमो का कह सकते हैं कि जो निवास क्षेत्र होता है ये काफ़ी विषम होता है और काफ़ी कह सकते हैं कठिनाइयों से भरा होता है। अब अगर हम एस्किमो की कह सकते हैं प्रजाति विशेषता की बात करें कि एस्किमो किस तरीके के होते हैं, उनका कद कितना लंबा होता है, तो अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो एस्किमो का कद 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर होता है, अर्थात एस्किमो बहुत लंबे नहीं होते हैं, नाटे कद के होते हैं। त्वचा का रंग पीला होता है, बालों का रंग काला होता है जो सीधे और कड़े होते हैं, आंखें काली तथा भूरी होती है, चेहरा चौड़ा तथा गालों की हड्डियां उठी हुई होती है, इनकी नाक मोटी
बड़ी और चौड़ी होती है। ये लोग मंगोलाइड प्रजातियों से संबंधित है। अर्थात हम अगर मानव प्रजाति की बात करें तो ये किससे संबंधित है? मंगोलाइड प्रजाति से। और बाकी ये बहुत बड़े नहीं होते, अर्थात लंबे नहीं होते, नाटे कद के होते हैं। बाकी जो विशेषताएं हैं वो सामान्य विशेषताएं ही हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें लिखी गई हैं। आंखें काली होती हैं, बाल काले होते हैं, बाल सीधे होते हैं, कड़े होते हैं। ठीक है, ये सब उनकी प्रमुख विशेषताएं। अब मेन जो पॉइंट है हम लोगों को पढ़ना है वो है उनके जीवन यापन का ढंग, या वो लोग अपना जीवन यापन किस तरीके से अपने जीवन यापन का निर्वाह करते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं ये तो आप आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। तो अगर हम जीवन यापन के ढंग की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि एस्किमो जनजाति का मुख्य जो कह सकते हैं जीवन यापन करने का आधार है वो है आखेट। यानी आखेट के माध्यम से ही मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति अपना जीवन यापन करती है। अब क्योंकि इनके यहाँ मौसम काफ़ी विषम होता है, इसलिए ये अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से आखेट करते हैं। या आखेट का मतलब है कि ये लोग जानवरों का शिकार या पशु पक्षियों का शिकार अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में करते हैं, अलग अलग मौसम में। तो अगर हम देखें सबसे पहले शीतकालीन आखेट, यानी कि जब ज़्यादा ठंडी का समय होता है, वर्ष के 6 महीने तो मान लीजिए ये लोग ठंडे, इनके यहाँ ठंडी होती है। तो अगर शीतकालीन आखेट की बात करें कि शीतकाल में ये किस तरीके से आखेट करते हैं, तो शीतकाल में मुख्यतः ये लोग किस चीज़ का शिकार करते हैं? सील मछली का। शीतकाल में ये लोग मुख्यतः सील मछली का शिकार करते हैं। शीतकाल में यानी कि ठंडी के समय में जब समुद्र जम जाता है तो सील जल के जमे हुए सतह के नीचे पड़ा रहता है तथा सांस लेने के लिए बर्फ में छिद्र बना लेता है। ठीक, अर्थात जो सील मछली होती है जब समुद्र जम जाता है तो वह बर्फ के नीचे जमा हुआ पड़ा रहता है, लेकिन उसी के अंदर अपना पड़ा रहेगा, लेकिन उसके ऊपर से या सरफेस तक एक छोटा सा छिद्र बना लेगा ताकि सील मछली सांस लेते रहे और आराम से शीतकाल में वो लोग उसी में पड़े रहते हैं। अब उनको निकालना और उनको मारना ये लोग एस्किमो कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ऐसे स्थानों का पता लगाने के लिए यह लोग क्या करते हैं, क्योंकि रोज यही इनको करना है, शीतकाल मतलब आखेट ही करना है, तो इनके पास काफ़ी अनुभव होता है। तो उसके आधार पर ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग कुत्ता पालते हैं। कुत्ता मतलब कि डॉग ना, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुत्ते की जो सूंघने की पावर होती है वो काफ़ी अधिक होती है। तो ये लोग इसलिए क्या करते हैं कि ऐसे स्थानों का पता लगाने के लिए कुत्ते का भी सहारा लेते हैं और कुत्ता पालते हैं। ठीक, एस्किमो ऐसे छिद्रों में लकड़ी या हड्डी का लंबा टुकड़ा गाड़कर उसके आने की प्रतीक्षा करते हैं। ये लोग देखते हैं जहाँ पर छेद है, जहाँ से कह सकते हैं कि सील मछली सांस ले रही है, उसमें क्या करते हैं ये लोग लकड़ी या हड्डी का लंबा टुकड़ा गाड़ देते हैं और फिर उसके बाद सील के आने की प्रतीक्षा करते हैं। जब सील सांस लेने के लिए छिद्र के पास आता है तो छिद्र में गड़ी लकड़ी या हड्डी हिलने लगती है। यह लोग तुरंत अपने हार्पून से अचूक वार करके उसको फंसा लेते हैं तथा बर्फ को हटाकर सील को बाहर निकाल लेते हैं। इस शिकार पद्धति को माउपोक कहते हैं। क्या कहते हैं? माउपोक। ग्रीनलैंड में इतवार पोक विधि से सील मछली का शिकार किया जाता है। इस शिकार पद्धति में 2 शिकारी होते हैं, वो बर्फ में 2 छिद्र बनाते हैं। ठीक, अर्थात सील पकड़ने के लिए ठंडे प्रदेशों में ये लोग शीतकाल प्रदेशों में इस तरीके से शिकार करते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो साधारण सी बात है, समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, बर्फ से जमा हुआ है यानी बर्फ है। अब सील मछलियाँ करती क्या है, क्योंकि बर्फ समुद्र जम गया है, बर्फ जम गया है, तो अब वो ऊपर तो आ नहीं सकती, वो लोग नीचे ही रहती है, क्योंकि नीचे पानी लगभग पिघली हुई अवस्था में रहता है। तो वो लोग नीचे रहती है और जगह जगह वो इस बर्फ में यानी ऊपर सरफेस पे बर्फ पर छेद बना लेती है सांस लेने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ ये लोग छिद्र देखते हैं उस छिद्र में लकड़ी गाड़ देते हैं या हड्डी का टुकड़ा गाड़ देते हैं, कोई भी लंबा सा चीज गाड़ देंगे। और जब सील मछली नीचे से उसके पास आती है छिद्र के पास सांस लेने के लिए, तो वो लकड़ी क्या होती है, हिलेगी। लकड़ी हिलने लगती है या फिर हड्डी हिलने लगता है, तो ये लोग समझ जाते हैं कि सील मछली अब इस छिद्र के पास आ गई है। उसके बाद इनके पास एक विशेष हथियार होता है शिकार करने के लिए, जिसको ये लोग हार्पून कहते हैं। हार्पून भाले की तरह होता है और ये लोग हार्पून से सीधा बर्फ में कह सकते हैं
कि वार करते हैं छिद्र के पास और वो सीधे जाके सील मछली के अंदर गड़ जाती है और उसको फंसा लेती है। उसके बाद वो लोग बर्फ़ को तोड़ के, बर्फ़ को हटा के सील को बाहर निकाल लेते हैं, मछली को बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह की जो शिकार पद्धति है इसको क्या कहा जाता है? माउथ हुक। क्या कहा जाता है? माउथ हुक। इसी तरीके से एक और शिकार क्या आता है जिसको इतवार पोक कहते हैं, वो ग्रीनलैंड में करते हैं। ग्रीनलैंड भी एक ऐसा कह सकते हैं कि प्रदेश है या ऐसा क्षेत्र है या ऐसा देश है जहाँ पर हमेशा अर्थ सरफेस उसका बर्फ से ढका रहता है। तो वहाँ पर जो ये एक छेद वाली बात है, वहाँ पर 2 छेद बनाते हैं। 2 छेद करके इस तरीके से वो लोग शिकार करते हैं। तो उस पद्धति को हम लोग ग्रीनलैंड में इतवार पोक के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया शीतकालीन आखेट। आगे अगर हम देखें तो बसंतकालीन आखेट क्या है? काल मतलब ठंडी और गर्मी के बीच का समय, है ना? बसंत काल में जब बर्फ पिघलने लगती है, जैसे जैसे गर्मी आना शुरू होती है थोड़ा बहुत, वैसे वैसे थोड़ी तक ऊपर के सरफेस का थोड़ा थोड़ा कुछ स्थानों पर बर्फ पिघलने लगती है। बसंत काल में जब बर्फ पिघलने लगती है उस समय सील मछली धूप खाने के लिए ऊपर आ जाती है। इस ऋतु में एस्किमो अपने कुत्ते के साथ सील के समूह को खोजने के लिए निकल पड़ते। सील के समूह को देखकर यह लोग सील की खाल पहने हुए तथा उसकी आदतों का अनुकरण करते हुए उसके नज़दीक पहुंचकर अचानक अपने हार्पून से प्रहार करते हैं और उसके बाद उनको मार डालते हैं। इस शिकार पद्धति को ये लोग क्या बोलते हैं? उतोक बोलते हैं। यह शिकार पद्धति जो बसंतकालीन आखेट में अपनाया जाता है उसको उतोक बोला जाता है। ये भी काफ़ी कह सकते हैं कि बहादुरी वाला काम होता है। ये लोग करते क्या है, जैसे बसंतकालीन समय में जैसे जैसे गर्मी आती है, धूप आता है तो बर्फ ऊपर का पिघलने लगता है थोड़ा बहुत। तो धूप लेने के लिए सील मछलियाँ क्या होती हैं, वो अंदर से बाहर आके धूप लेती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कुत्ते की सहायता से पहले तो ढूंढते हैं किस स्थान पर ये सील मछलियाँ आज निकली हुई हैं। उसके बाद ये लोग सील का भेष बनाते हैं, सील के जैसा वेशभूषा बनाते हैं और उसके बाद उसी की आदतों का अनुकरण करते करते धीरे धीरे उनके झुंड के पास या उनके सब पास पहुंच जाते हैं। तो सील मछलियाँ समझ नहीं पाती हैं कोई, और उसके बाद अचानक से अपना हार्पून निकाल के उनको कह सकते हैं कि मार डालते हैं और उसके बाद उसको घर पे लेके आते हैं, खाते पीते हैं, ऐश करते हैं ना। नेक्स्ट आपका है ग्रीष्मकालीन। नेक्स्ट आपका ग्रीष्मकालीन आखेट, यानी कि जब गर्मी के दिन आ गए, ऊपर अर्थ सरफेस से मान लीजिए बर्फ पिघल गया, तो ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघल जाती है और मांस, लीचेन इत्यादि उग आती है। ये कुछ छोटे मोटे घास होते हैं जिसको आप लोग काई के नाम से भी जानते हैं, जिसको चरने के लिए कैरेबू तथा रेंडियर आदि जानवर आ जाते हैं। साथ ही कई प्रकार के पक्षी, ध्रुवीय भालू, खरगोश, लोमड़ी आदि भी उस घास को चरने के लिए आ जाते हैं, जिनका आसानी से शिकार किया जा सकता है। इस समय समुद्र में भी व्हेल तथा अन्य मछलियों की बहुतायत हो जाती है। एस्किमो चमड़े की बनी नाव यानी कयाक में जाकर इनका शिकार करते हैं। ठीक, तो जब बर्फ पिघल गया, समुद्र में भी गर्मी के समय में सब पानी पानी हो गया, तो पानी पानी हो गया तो फिर वहाँ पर विभिन्न प्रकार की मछलियाँ आ जाती हैं। तो मछलियों के शिकार के लिए ये लोग एक नाव का निर्माण करते हैं चमड़े के बना हुआ, जिसको ये लोग कयाक के नाम से जानते हैं, और इस नाव में बैठकर ये लोग समुद्र में जाकर शिकार करते हैं मछलियों का। उसके अलावा जब ढेर सारे जानवर इनके आसपास आ जाते हैं, चाहे रेंडियर हो, चाहे ध्रुवी भालू हो, चाहे खरगोश हो, इस तरीके से गर्मी के दिनों में क्योंकि सरफेस पे थोड़ी बहुत घास भी उगाती है, तो घास को चरने के लिए खाने वाले जो जानवर होते हैं वो लोग आते रहते हैं। इनका शिकार ये लोग आसानी से दौड़ाकर हार्पून से कर देते हैं और अपने भोजन का कह सकते हैं व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से ये लोग शिकार करते हैं और अपने भोजन या अपने आप जीवन यापन या जीवन निर्वाह इस तरीके से ये लोग करते हैं। भोजन के रूप में नेक्स्ट आपका टॉपिक है भोजन। तो भोजन के रूप में वही इस्तेमाल करेंगे जो ये लोग पकड़ेंगे। तो मुख्य रूप से इनके भोजन का कह सकते हैं कि भाग क्या है, भोजन के रूप में ये लोग मुख्य रूप से मांस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मांस के साथ साथ चाहे वो मछलियाँ हो या फिर मछलियों के साथ साथ या छोटे मोटे जानवर हो, किसी भी कह सकते हैं जो उनको मिल जाता है। तो मुख्य रूप से ये लोग आखेटक हैं, तो मुख्य रूप से ये लोग मांस का ही प्रयोग करते हैं। एस्किमो का अर्थ ही होता है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का अर्थ क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाला।
ये लोग उपरोक्त मछलियों एवं जानवरों जैसे कि सील, वालरस, व्हेल, बेलगा मछलियों व कैरिबू, रेंडियर आदि जानवरों व विभिन्न पक्षियों का मांस खाते हैं, जो भी ये लोग पकड़ते हैं, जिसका ये लोग शिकार करते हैं। सभी प्रकार का मांस आखेट से प्राप्त होता है। यद्यपि शीत प्रधान वातावरण में मांस को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन एस्किमो अधिक शिकार मिलने पर उसे दूसरों में बांट देते हैं, संचय नहीं करते हैं। परिणामतः शीत ऋतु में जब शिकार करना कठिन होता है तो भुखमरी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह अपने तंबुओं के चमड़ों को भी उबाल कर खा जाते हैं। इट मीन्स कि चाहे तो ठंडा स्थान, चाहे तो गर्मी में यानी कि शीतकाल में या बसंत काल में जान ढेर सारा शिकार करके रख लें, ठंडी में काम आए। लेकिन तो ये लोग ऐसा करते नहीं है। ये लोग उस जगह किसी के पास ज़्यादा प्राप्त हो गया तो वो लोग उसको बांट के खा जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा समस्या इनको तब होती है जब बर्फ जम जाता है। शीतकाल में जब बर्फ जम जाता है तो इनको ढेर सारे कह सकते हैं कि जानवरों की प्राप्ति नहीं होती, तो आखेट करना मुश्किल होता है। मुख्य रूप से वो तब उनके पास सील मछली बचती है, वो भी उनको ढूंढ के किसी तरीके से उसका शिकार करना पड़ता है। उस समय जब कभी कभी इनको भोजन नहीं मिलता है तो फिर ये लोग भूखे रहते हैं या भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग तो मर भी जाते हैं। नहीं तो फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि जो चमड़ा-वमड़ा पिछले समय का, जैसे तंबू बनाने के लिए चमड़ा का इस्तेमाल करते हैं, नाव बनाने के लिए चमड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो उस चमड़े को ये लोग पानी में उबाल कर खा लेते हैं। ठीक है? अब अगर वस्त्र की बात करें इनके कि किस तरीके के वस्त्र का निर्माण करते हैं या वस्त्र पहनते हैं, तो अगर वस्त्र देखे हैं तो वस्त्र भी भाई किससे बनाएँगे? ये लोग चमड़े से ही बनाएँगे। सब कुछ चमड़ा यानी शिकार या खेत पर ही आधारित है, उसी से बनेगा। ठीक है? तो एस्किमो के वस्त्र भी प्राकृतिक वाता के अनुकूल होते हैं। इनके वस्त्रों के निर्माण में कैरबो की खाल का महत्व सबसे अधिक है। रेंडियर, ध्रुवी भालू तथा सील मछली के खाल से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र को सिलने के लिए पशुओं की हड्डी से बनी हुई सुई तथा उनकी नसों का धागे की तरह उपयोग करते हैं। ठीक है? तो मुख्य रूप से ये विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं जिनका ये लोग शिकार करते हैं, उनके खालों का ही वस्त्रों के रूप में निर्माण या उपयोग करते हैं। और उसके बाद उसको सिलने के लिए ये लोग पशुओं की जो हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी महीन महीन, उससे सुई बनाते हैं तथा उनके शरीर में जो नसें होती हैं उसको धागे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पानी तथा बर्फ से बचाव के लिए वस्त्र को जल सुरक्षित बना दिया जाता है। वस्त्रों को तैयार करना और सजाना स्त्रियों का कार्य होता है। स्त्रियों तथा पुरुषों का पहनावा एक समान होता है। इनके वस्त्र लंबे होते हैं जो कंधों से पैर तक लटकते हुए होते हैं, जिन्हें तिमियार या अनारेक कहते हैं। अर्थात पूरा यहाँ से लेके पैर तक पूरा एक ही ये लोग किसी जानवर के खाल का एक वस्त्र सिल लेते हैं और उसी को पहनते हैं, जिसको ये लोग तिमियार या अनारेक बोलते हैं। पुरुष और स्त्रियां इसी चीज़ को पहनते हैं, मतलब एक ही जैसा कह सकते हैं कि पहनावा होता है। टांगों में सील मछली की खाल का बना पजामा पहनते हैं। पैर में सील मछली के दोहरी खाल के जूते पहनते हैं। इन्हें कामिर के नाम से पुकारते हैं। सिर पर टोपी पहनते हैं। स्त्रियां खाल या शमून की एक ओढ़नी ओढ़ती। ठीक, सब मिला जुला के ये लोग आखेट, पूर्णतः आखेट पर आधारित जनजाति है। और आखेट और शिकार से जो चीज़ प्राप्त होती है, मांस यानी जानवरों से प्राप्त जो भी चीज़ें प्राप्त होती है, उसी का इस्तेमाल ये लोग भोजन के रूप में, कपड़े के रूप में या फिर अन्य चीज़ों के इस्तेमाल में ये लोग करते हैं। आवास भी ये लोग क्या करते हैं? चमड़े का ही बनाते हैं। चमड़े के तंबू से ही ये लोग अपना आवास बनाते हैं। इनका घर भी प्रकृति की विचित्रता के अनुकूल होता है। किसका? एस्किमो का। गर्मियों में यह लोग सील के चमड़े से तंबू में रहते हैं। शीत ऋतु में इन्हें अधिक सुरक्षित मकान की आवश्यकता पड़ती है। ये पत्थर की दीवार बनाकर उनके ऊपर पत्थर का स्लेट की छत डाल देते हैं। इसके ऊपर घास फूस डाल दी जाती है और फिर उसे पशुओं की खाल से बने तंबू से ढक दिया जाता है। तत्पश्चात इस पर हिम के टुकड़े बिछाकर गुंबदाकार बना दिया जाता है। अंदर की ओर से सील की खाल मर दी जाती है। इन्हें यह लोग इग्लू के नाम से जानते हैं। इग्लू जो कि बहुत ही प्रसिद्ध आवास है, यह किसके द्वारा बनाया जाता है? एस्किमो के द्वारा। और खास करके यह
शीतकालीन जो क्षेत्र समय होता है, शीतकाल में ये लोग इग्लू के निर्माण करते हैं या आवास के रूप में इग्लू का इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों के दिनों में साधारणतः ये लोग तंबू में रह लेते हैं, चमड़े के तंबू में। इग्लू होता क्या है? इग्लू बर्फ से बना एक मकान होता है, अर्धगुंबदाकार होता है और इसमें छोटा सा दरवाजा होता है। बर्फ के टुकड़े और उसके बाद इसमें छोटा सा दरवाजा, ताकि ज़्यादा ठंडी ना आए, क्योंकि इनको शीतकाल में ठंडी से बचना है। तो ऊपर तो बर्फ के टुकड़े होते हैं, लेकिन उसके नीचे ये लोग सबसे पहले घास फूस बिछाते हैं, उसके ऊपर चमड़ा बिछाते हैं, चमड़े को ऊपर फिर से क्या बोलते हैं, तब उसके बाद इस पर मजबूत इसको करने के लिए बर्फ के टुकड़े बिछाते हैं। नीचे से भी ये लोग इसके नीचे फिर से क्या बोलते हैं कि सील मछली का खाल या विभिन्न प्रकार के पशुओं का खाल लगा देते हैं, ताकि इनको अंदर उस घर में गर्मी बनी रहे, ठंडी का ज़्यादा असर न पड़े। तो इस तरीके से इग्लू किसके द्वारा बनाया जाता है? एस्किमो के द्वारा बनाया जाने वाला एक घर है। ठीक, नेक्स्ट अगर देखें हम लोग एवं अस्त्र शस्त्र, ये किस तरीके का उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम उपकरण की बात करें तो उपकरण इनका मुख्य रूप से एक ही है, या महत्वपूर्ण उपकरण एक ही या दो के बारे में तो आप लोग जान ही गए। जैसे शिकार करने के लिए ये लोग हार्पून का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये लोग एक नाव का प्रयोग करते हैं ग्रीष्मकाल में समुद्र में जाके मछली पकड़ने के लिए, जिसको ये लोग कयाक के नाम से कहा जाता है या उसको कयाक कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। परिस्थिति के अनुसार इन्होंने अपने उपकरण का विकास किया है। यह जानवरों की हड्डियों से स्लेज गाड़ी का निर्माण करते हैं, जिसमें पहिए नहीं होते। इसको बर्फ पर कुत्ते खींचते हैं। इस प्रकार हिमाच्छादित प्रदेश में परिवहन का सरल माध्यम प्राप्त होता है। तो हार्पून हो गया, नाव हो गया, उसके साथ साथ ये लोग एक गाड़ी भी बनाते हैं, जिसको ये लोग स्लेज कहते हैं। स्लेज क्या होता है? क्योंकि बर्फ चारों तरफ बर्फ जमा हुआ है, तो बर्फ के ऊपर समझ लीजिए एक चौड़ी पट्टी बन गई, और बर्फ उसको किसी जानवर के द्वारा, खासकर कुत्ते, उसको जब खींचते हैं तो बर्फ पे फिसलता जाता है। उस पर बैठ कर या उस पर सामान रख कर ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इस प्रकार समुद्र में आखेट करने के लिए एस्किमो चमड़े की नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। इसके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। यह नाव सील की हड्डियों, लकड़ी आदि वस्तुओं से बनाई जाती है। इनके ढांचे की सील के खाल से मढ़ दिया जाता है, उसमें किसी प्रकार पानी का प्रवेश नहीं होता है। यह प्रायः 6 गज लंबी तथा 1.5 से 2 फीट तक चौड़ी होती है। कयाक जो नाव होती है उसकी बात हो रही है। बड़ी नावों को डमियाक कहते हैं। छोटी नाव को कयाक और बड़ी नाव को डमियाक कहते हैं। यह बड़ी मछली जैसे व्हेल को पकड़ने के काम आती है। इस पर यात्रा भी की जाती है। शिकार करने के लिए हड्डी के बने नोकदार हार्पून का प्रयोग करते हैं। कई प्रकार के जालों तथा धनुष बाण का भी ये लोग प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त एस्किमो के पास दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं, वस्त्र, तंबू, मांस उबालने के लिए हड्डी या सींग के बर्तन, सोने के लिए खाल का टुकड़ा, जलाने के लिए दीपक व सील की चर्बी आदि वस्तुएं होती हैं। अर्थात जो इनको शिकार से प्राप्त होता है, वो थोड़ी बहुत वस्तुएं जो ये लोग डेली यूज में लेते हैं, वो उनके पास होती। ठीक, तो अगर अस्त्र शस्त्र या फिर कह सकते हो उपकरण की बात आए तो 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले तो इनका एक विशेष प्रकार का नाव होता है, जिसको ये लोग कयाक बोलते हैं, छोटा नाव होता है। और एक बड़ा नाव भी इसी चमड़े से बनाया जाता है, जिसको ये लोग डमियाक कहते हैं। ये लोग एक गाड़ी का भी प्रयोग करते हैं, जिसे ये लोग स्लेज कहते हैं, जो कुत्तों या जानवरों के द्वारा, किसी अन्य जानवर के द्वारा खींची जाती है। हड्डी का बना एक भाले टाइप का नुकीला कह सकते हैं हथियार होता है, जिसे हार्पून बोलते हैं। इसी का मुख्य रूप से ये लोग प्रयोग शिकार के लिए करते हैं। ठीक, ये हो गया इनका उपकरण और अस्त्र शस्त्र। आगे अगर बढ़े हम सामाजिक संगठन की बात करें, सामाजिक संगठन कि किस तरीके का समाज होता है इनका। क्योंकि आखेटक जनजाति है तो ये लोग इधर उधर भटकते ही रहते हैं, तो इनका समाज भी काफ़ी कह सकते हैं कि लचीला होता है या ढीला होता है।
एस्किमो का सामाजिक संगठन बहुत ढीला होता है। यद्यपि इनमें भी मुखिया होता है, लेकिन उसकी बात मानने की बाध्यता नहीं होती है। मुखिया तो होता है, लेकिन उसकी बात माननी है ये आवश्यक नहीं है। पुरुष प्रायः शिकार करते हैं और हथियार की सफाई, मरम्मत आदि काम करते हैं। औरतें शिकार का मांस, हड्डी एवं खाल आदि अलग करती हैं, भोजन बनाती हैं, नाव तैयार करती हैं, वस्त्र तैयार करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, चमड़ा बनाती हैं। मतलब कि शिकार करके मनुष्य लाता है, यानी कि कह सकते हैं कि पुरुष वर्ग है वो लोग केवल शिकार करके लाते हैं जानवर को। उसके बाद उसका क्या करना है, ये सारी चीजें स्त्रियां घर बैठकर करती हैं। यह स्वभाव से बहुत दयालु, परिश्रमी तथा अतिथि सत्कार करने वाली होते हैं। प्रवीण शिकारी का समाज में बहुत आदर होता है, क्योंकि भाई शिकार पे ही जीवन है, तो जो अच्छा शिकारी होगा उसका तो आदर होगा ही। इनमें से बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, अर्थात एक इंसान 2 या 2 से अधिक पत्नियां रख सकता है, अर्थात एक ही पुरुष कई शादी कर सकता है। साथ ही एक ही स्त्री भी कई पुरुषों के साथ रह सकती है, अर्थात एक स्त्री भी कई पतियों के साथ रह सकती है। अर्थात बहुपत्नी एवं बहुपति प्रथा दोनों, एक कह सकते हैं बहुविवाही प्रथा इनके यहाँ प्रचलित है। एक पुरुष या एक स्त्री एक से अधिक शादी कर सकती है, या एक से अधिक स्त्रियों के साथ या एक से अधिक पुरुषों के साथ रह सकती है। कभी कभी भूत प्रेत को शांत करने के लिए भी कोई स्त्री पर पुरुष के साथ एक दिन रात यौनाचार करती है। इस प्रकार एस्किमो में यौन संबंध शिथिल है ना, यानी भूत प्रेत पर या जादू टोने पर भी ये लोग विश्वास करते हैं। इसके लिए भी ये लोग एक दिन के लिए किसी दूसरे से यौन संबंध स्थापित करते हैं। अर्थात इनके यहाँ एस्किमो प्रजाति में इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, हो जाता है आसानी से। यह लोग जादू टोना में विश्वास करते हैं तथा देवी देवताओं में भी इनका विश्वास होता है। अगर जादू टोने में विश्वास है तो देवी देवता में होगा, और अगर देवी देवता में विश्वास है तो जादू टोने में भी विश्वास होगा। ये चाहे आप किसी समाज की बात कर लें, चाहे कोई भी समाज की बात कर लें। इनका जीवन कठिन एवं दरिद्रतापूर्ण होता है, फिर भी यह लोग प्रसन्न ही दिखाई देते हैं। भाई ये लोग जो भी है अपने जीवन से खुश है। हालांकि भाई कठिन तो है ही, खासकर शीतकालीन मौसम में इनको खाने के लिए भी नहीं मिलता है, और ये ठंडे प्रदेश में रहते हैं, तो इसलिए इनका जीवन तो काफ़ी कह सकते हैं कि गरीबी से भरा हुआ है, और काफ़ी कठिन जीवन यापन ये लोग करते। अगर आधुनिक समय की बात करें तो कुछ परिवर्तन हुए हैं इनके जीवन में, क्योंकि जैसे जैसे आधुनिक मानव का पहुँच वहाँ तक बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनके जीवन में थोड़े बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक, आजकल एस्किमो आधुनिक सभ्यता के प्रभाव में आकर अपने परंपरागत जीवन में परिवर्तन करने लगे। ये लोग अब गांव बनाकर रहने लगे हैं। कुछ शिक्षा का प्रसार भी हुआ है। साइबेरिया में रूसी सरकार के सहयोग से ये लोग कृषि करना भी सीख गए हैं, और अदला बदली का व्यापार भी सीख गए हैं। कुछ लोग, सारे लोग नहीं। उनकी स्त्रियां फैशनेबल होती जा रही हैं। पुरुष अब हड्डी के औजारों के अपेक्षा लोहे के बने औजार काम में लाते हैं, अर्थात जब उनके लोहे के औजार मिलने लगे आधुनिक समाज में आने से, तब फिर वो लोग लोहे के औजार प्रयोग करने लगे। उसके साथ साथ बंदूक का प्रयोग करने लगे। बाकी जो भाई दिया सिलाई ये सब वो लोग उपयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यह सब आधुनिक वस्तुएं यह लोग सील की खाल, मांस आदि के बदले में खरीदते हैं, अर्थात जो ये लोग शिकार करते हैं तो उसको ये लोग बेचते हैं, और उसी से ये लोग अन्य चीज़ें जो होती हैं, उपयोगी चीज़ें होती हैं, चाहे वो दिया सिलाई हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे वो लोहे का हथियार हो, वो सब चीज़ें खरीदते हैं। परंतु अधिकांशतः कनाडा के उत्तरी द्वीपों, विक्टोरिया द्वीप तथा ग्रीनलैंड में अभी भी यह लोग वातावरण से संघर्ष करते परंपरा को कायम रखे हुए हैं। अर्थात जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जैसे ग्रीनलैंड हो गया, विक्टोरिया द्वीप हो गया, या कनाडा का जो उत्तरी द्वीप है, ये सब ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत या पोलर रीजन के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर ज़्यादा समय तक शीतकाल का मौसम बना रहता है और बर्फ हमेशा वहाँ पर ढका रहता है। तो उन क्षेत्रों में अभी भी ये लोग अपने कह सकते हैं कि पुराने नियम कानून और वातावरण से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके एस्किमो के जीवन का एक सारांश या एक परिचय।
तो एस्किमो मुख्य रूप से आप लोग याद रखेंगे ध्रुवीय प्रदेश की जनजाति है, ठंडे प्रदेश की जनजाति है और आखेटक जनजाति है, अर्थात शिकार करके अपना जीवन यापन करती है। मुख्य रूप से ये लोग शिकार ही करते हैं। तो इनका चाहे वस्त्र हो, चाहे भोजन हो, सब किससे संबंधित है? शिकार से, यानी कि जानवरों के मांस से, खाल से। घर बनाते हैं वो लोग उसी से, नाव बनाते हैं उसी से, हथियार बनाते हैं उसी से, हड्डी से, चमड़े से। ठीक है, तो ये हो गया एस्किमो। तो 3 प्रमुख जनजातियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरी जनजाति के बारे में बात करेंगे और वह जनजाति शायद है बुशमैन। तो बुशमैन के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय श्री राम।